वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो से हम जो सेशन 2023-24 है उसका इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास +2 का। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक से, ठीक है जी। तो उसका फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन का, मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन का, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए, हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स गाइस। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या बनता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। इकोनॉमी, इकट्ठी इकोनॉमी की जब हम स्टडी करते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमी, या लार्ज एज अ होल, या लार्ज सेगमेंट ऑफ इट, लार्ज सेगमेंट ऑफ इट, ठीक है जी। और साथ में इसके क्या है? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स अटेंशन इज गिवन, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स attention is given on such problems which are for the economy and not of an individual consumer, प्रोड्यूसर, ठीक है जी, या फर्म। तो किसी भी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, फर्म या प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ प्रॉब्लम्स को स्टडी नहीं करते। इकोनॉमिक्स में आपको पता है हमने करना क्या होता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्स ही तो करना होता है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो कि कक्षा 11 तक आपने पढ़ा था, उसमें हमने क्या सीखा था कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। तो इंडिविजुअल अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे करेगा एज ए कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाएगा। बट साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि सोसाइटी अपना मैक्सिमम वेलफेयर कैसे करेगी फ्रॉम द गिवन रिसोर्स, ठीक है जी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम वो प्रॉब्लम स्टडी करते हैं जो इकोनॉमी के बदली होती है और इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होती, such as problem of unemployment, ये स्टडी करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि इसको कैसे दूर किया जाए। इन्फ्लेशन, ठीक है जी। एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम टोटल डिमांड बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है जी। ओके, ये चीजें हम स्टडी करते हैं। तो ये डेफिनेशन एक बार स्टडी करिए, फिर हम आगे बात करते हैं, इसको और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। ये जो डेफिनेशन आ गई ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन तो आपको लिखनी ही पड़नी है। तो इसमें हमें अब क्या चीजें हैं जो नजर आई हैं जिसके बारे में हमें फोकस करना है। तो फोकस जो करने वाली चीजें हैं अब हम उसको स्टडी करेंगे। तो फोकस करने के लिए जो चीजें हैं उसमें सबसे पहले आप ये देखो हमें आया क्या है। हमें आया कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स में हमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना, राइट, ये हम सबको पता है। सो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद एज अ होल। तो जब हम इकोनॉमिक्स को एज अ होल स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। वो वेरिएबल्स या वो चीजों की स्टडी जो इकोनॉमी मतलब जहां पे हम सारे लोग रहते हैं। इकोनॉमी कौन सी हो सकती है? इकोनॉमी वो इकोनॉमी हो सकती है जैसे हमारे देश की इकोनॉमी, जिसमें हम सारे लोग शामिल हैं। हमारे सारे देश के लोगों का आजीविका कमाने का क्या साधन है, लाइवलीहुड कमाने का क्या साधन है, किस तरीके से हम पैसा कमाते हैं, हमारे देश में टोटल आउटपुट किसी प्रोडक्ट की कितनी होनी चाहिए और उसके लिए सप्लाई कितनी हो रही है, ठीक है जी। तो आप इस डेफिनेशन को नोट करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए ये आपको हो गया डेफिनेशन। अब हम इसमें बात करते हैं कि मैक्रो चीजें की कौन सी होती है जिसकी हमें स्टडी करनी पड़ती है। ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि हमें मैक्रो में
स्टडी करनी है तो उसको हम क्या बोलते हैं गाइस कि मैक्रो वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं मैक्रो वेरिएबल्स। तो इसको अब मैं मिटा रहा हूं ताकि हम आराम से इसको आगे एक्सप्लेन कर सकें। ये तो आपने नोट कर लिया ना गाइस, ठीक है स्टूडेंट्स, हम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे लेकिन साथ के साथ चीजों को समझेंगे भी, कोर्स को भी कंप्लीट करेंगे ताकि आपका कोर्स समय पे कंप्लीट भी हो जाए, ठीक है जी। तो आप पूरे तरीके से कंसंट्रेट होके ये वीडियोस को देखिए, अंडरस्टैंड करिए। कोई चीज जो नहीं समझ आ रही वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना सुटेबल जो आपकी क्वेरी है वो दीजिए, मैं आपको सुटेबल रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके जी, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैक्रो वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वेरिएबल्स की स्टडी करना बहुत जरूरी है। मैक्रो वेरिएबल्स की इकोनॉमी एज होल के लिए कौन से वेरिएबल्स हैं? सो मैक्रो वेरिएबल्स आर दोज इकोनॉमिक वेरिएबल्स इकोनॉमिक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, which are studied at the level of इकोनॉमी एज हो। ये फिर वही बात आ गई, इकोनॉमी एज हो, सारा कुछ इकोनॉमी एज अ होल ही नजर आता जा रहा है हमें, ठीक है। अब पर वो वेरिएबल्स है कौन से? दीज वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। सो उसके बाद वो कह रहा है दीज वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स of study of macroeconomics, ठीक है जी। अब वो कौन से हैं? these are वो कौन से वेरिएबल्स हैं? वो पहला वेरिएबल है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो कौन सा? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट in the economy। और उसके बाद दूसरा क्या है? नेशनल इनकम। दूसरा वेरिएबल क्या है? नेशनल इनकम। ओके, तीसरा वेरिएबल क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मैं एक साथ ही लिख रहा हूं उसको, एग्रीगेट सप्लाई। ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल है, ठीक है जी। और उसके बाद है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। कंजम्पशन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में कितनी कंजम्पशन होती है, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही हम टोटल आउटपुट कितना जनरेट कर रहे हैं वो समझ पाएंगे। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। तो गाइस ये वो टॉपिक है जो वेरिएबल्स के रूप में हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टीचर आपको ये नहीं कराते हैं। आपको स्कूल में भी जब पहला चैप्टर करोगे आपको क्या हो जाएगा? चलो जी डिफरेंस कर लो, चलो जी सिग्निफिकेंस कर लो, चलो जी इंपॉर्टेंस कर लो, स्कोप कर लो, खत्म चैप्टर, चलो भैया अगले चैप्टर पे पहुंचे। तो आपको पहले चीजों को समझना है अच्छे तरीके से। तो ये वो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, वो वेरिएबल कंपोनेंट है जिस पे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स टिकी हुई है। जब तक हमें यही नहीं पता हम पढ़ क्या रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे कैसे। और उससे बड़ी बात, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का एमसीक्यू का क्वेश्चन भी तो बनता है कि कौन कौन से वेरिएबल है। कोई 3 आ जाएगा और चौथा बोलेगा ऑल ऑफ या नन ऑफ दीस। तो इन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्या है। तो गाइस आप बहुत बार कर चुके हो, ठीक है, क्लास में भी करा था, मैं आपको फिर करवाता हूं, क्योंकि मैं जो वर्ड मैंने यूज किया मैं बहुत बार किया है। और इसका मतलब ये है कि आप इस कोर्स का पार्ट होने की वजह से मैं करवा तो रहा हूं, लेकिन आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है। तो इस तरीके से आपकी रिवीजन जैसा हो जाएगा, ठीक है जी, आपका रिवीजन जैसा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें एक टैबुलर फॉर्म में हमें इसके डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी, तो आप जरा अंडरस्टैंड करिए माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस क्या होता है। जितना शॉर्ट में मैं लिखूंगा, जितना साइंस का इस्तेमाल करूंगा, उतना आप इजीली समझ जाओगे। क्योंकि अगर थ्योरेटिकली ज्यादा लिखेंगे, वो तो ऑलरेडी बुक्स में भी है, वो आपके टीचर्स में भी लिखा देना है। ठीक है, तो आप सारे लिखा रहे हैं, तो चीजों को हमें समझना कैसे, कितनी जल्दी हम उसको समझ सकते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके डिफरेंस के बारे में। तो माइक्रो मैक्रो का जो डिफरेंस है वो शुरू ही ऐसा होता है कि माइक्रो स्मॉल और मैक्रो लार्ज। तो जो स्टडी होती है माइक्रो में, वो हम इंडिविजुअल भी करते हैं, और मैक्रो में सोसाइटी एज अ होल या लार्ज सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद अगर हम बात करें माइक्रो में जो प्रॉब्लम्स है वो एक कंज्यूमर तक ही सीमित रहती है, एक प्रोड्यूसर तक सीमित रहती है। पर वहां पे जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, उससे बात कुछ आगे और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, तो यहां पे आ जाएगा गाइस सीरियल नंबर, ओके, सीरियल नंबर, और ये आ जाएगा बेसिस, ओके, ये बेसिस आ गया, और उसके बाद ये माइक्रो आ गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स शॉर्ट में लिख रहा हूं, और ये आ गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगेन शॉर्ट में इसको लिख दिया मैंने। तो चलिए सबसे पहले यहां पे आएगा लेवल ऑफ स्टडी। लेवल ऑफ स्टडी किसकी स्टडी की जाती है? यहां पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात करेंगे? स्केर्सिटी एंड चॉइस, स्केर्सिटी एंड चॉइस एट इंडिविजुअल लेवल, एट इंडिविजुअल लेवल। और यहां पे दूसरे में क्या आएगा? इसमें भी प्रॉब्लम यही डिस्कस होगी, स्केर्सिटी एंड चॉइस एट इकोनॉमी एज होल, इकोनॉमी एज होल। ओके जी, तो ये आपका डिफरेंस आ गया। और उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आएगा? सेकंड पॉइंट है एजम्पशन क्या लेनी है। एजम्पशन इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या लेनी है? एजम्पशंस जो हमें लेनी है गाइस, और सेकंड वेरिएबल आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट, मैक्रो वेरिएबल्स, मैक्रो वेरिएबल्स assumed to be constant, assumed to be constant। और यहां पे माइक्रो वेरिएबल्स assumed to be constant। तो यहां पे गाइस क्या है? माइक्रो वेरिएबल्स, जब हम माइक्रो की स्टडी करेंगे तो मैक्रो वेरिएबल वो सेट फैक्टर्स जो ओवरऑल इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले हैं वो साइलेंट रहेंगे, वो अजम्पशन लेके चलते हैं कि उनको स्टडी नहीं किया जाएगा। लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम स्टडी करते हैं तब उसमें जो इंडिविजुअल को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं उसको स्टडी नहीं किया जाता। ठीक है जी, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट हमारे पास आया सेंट्रल इशू क्या है। सेंट्रल इशू हम क्या डिस्कस करते हैं? तो गाइस सेंट्रल इशू जो डिस्कस करते हैं वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, यहां आएगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज को कैसे बांटना है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और यहां पे कैसे आएगा? यहां पे आ जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट स्टडी किया जाएगा। ठीक है गाइस, बहुत सिंपल है ये। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो यहां आएगा इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आ जाएगा सच एज कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर्स, एक ही कंज्यूमर है, कंज्यूमर्स डिमांड एंड सप्लाई, किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की
डिमांड या सप्लाई की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारी क्या बात होगी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन कितना आएगा, सिंगल है बट डबल ही जल्दी ओवरऑल साइड पर डाल दिया, ठीक है। एग्रीगेशन में इसमें लिमिटेड डिग्री है, लिमिटेड डिग्री, और इसमें वाइड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब टोटल, ठीक है जी। ये हमारे 5 पॉइंट बन गए, ठीक है जी। उसके बाद 6 पॉइंट की हम बात करेंगे, 6 पॉइंट की हम बात करेंगे इकोनॉमिक एजेंट्स। हम किसकी बात करेंगे, इकोनॉमिक एजेंट्स। इसके इकोनॉमिक एजेंट्स क्या है, इकोनॉमिक एजेंट्स कौन से हैं, ठीक है। इंडिविजुअल, ऑल इंडिविजुअल्स, all individuals like consumer, producer, और इधर कौन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आरबीआई, एसबीआई, एसईबीआई, सेबी, ठीक है। ये सारे इसके इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। और 7th क्या है, मेथड ऑफ स्टडी। नेक्स्ट क्या है गाइस, मेथड ऑफ स्टडी। तो मेथड ऑफ स्टडी हमारा क्या कह रहा है, इसमें मेथड ऑफ स्टडी है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और इसमें क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है गाइस। तो ये हमारा ये डिफरेंस है, इसको गाइस अंडरस्टैंड करिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है जी। अच्छे तरीके से नोट कर लेना, कोई चीज आपको अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ओके जी। तो बहुत अच्छा, आपको समझ आ गया। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि जब हमारा बेस क्लियर हो जाएगा तब हमें आगे चीजों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ओके गाइस। चलिए अब हम बात करते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब अगर हिंदी में वर्ड को मैं बात करूं वो तो हो गया हमारा क्या, विरोधाभास। सो पैराडॉक्स एक वो चीज होती है, पैराडॉक्स का मतलब है कि एक जो चीज एक कह रहा है वो दूसरा उसके उल्टा कह रहा है। मतलब माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स क्या है कि जो चीजें माइक्रो लेवल पे सही है वो मैक्रो लेवल पे सही नहीं होती। इसको मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हम बात करें माइक्रो लेवल क्या कहता है कि कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात करता है। कंज्यूमर किसकी बात करता है गाइस, अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात करता है। बट मैक्रो लेवल क्या कहता है, वो इकोनॉमी एज ए होल के लिए वेलफेयर की बात करता है। अगर सारे कंज्यूमर माइक्रो लेवल पे सारे कंज्यूमर सेव करना शुरू कर देंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी तो मैक्रो लेवल पे हमारा लेवल ऑफ आउटपुट नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए जो चीज माइक्रो लेवल पे सही है वो मैक्रो लेवल पे सही नहीं है, और जो मैक्रो लेवल पे सही है, मैक्रो लेवल पे तो आउटपुट तभी आएगी जब सारे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, कंजम्पशन बढ़ेगी। और अपना कंजम्पशन तो कैसे बढ़ेगी, जब तक आप कंज्यूम नहीं करोगे। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे सेव करोगे, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी तो आगे प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। तो माइक्रो मैक्रो दोनों एक दूसरे के रिवर्स जाते हैं, ये हम बात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स की। माइक्रो मैक्रो इसको क्या हुआ, नाराज हो गई ये भी। माइक्रो मैक्रो
तो चलिए यहां पर फिर लिख रहा हूं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या चीज है? सो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या कहता है? व्हाट इज लॉजिकल at micro level may not be logical at macro level। ठीक है, तो इसके हम एग्जांपल लेते हैं। अभी इसकी एग्जांपल कैसे आएगी? फॉर एग्जांपल, इफ an individual saves more, वो ज्यादा सेव कर रहा है, he will be prosperous, वो ज्यादा रिच हो जाएगा। ठीक है जी, प्रॉस्पर, ओहो, ठीक है, मतलब रिच हो जाएगा। बट इफ ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी starts more saving, ठीक है जी, then there will be less demand for goods and services। ओके, तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगी, फिर ओवरऑल प्रोडक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है। दिस इज कॉल्ड माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, की जो चीज माइक्रो लेवल पे सही है वो मैक्रो लेवल पे सही नहीं होती। ठीक है जी, अब हम एक और बात करेंगे, एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे कि पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये हमने डिफरेंस में ये पॉइंट पढ़ा था, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, तो हम आगे बात कर रहे हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है गाइस? सो पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू इक्विलिब्रियम in one market, ठीक है जी, and there is no change in the other market। ठीक है जी, एक में तो इक्विलिब्रियम आ गया पर बाकियों में नहीं आ रहा। ठीक है जी, ओके, तो फॉर एग्जांपल वन मार्केट क्या है और अदर मार्केट्स क्या है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं फिर। ठीक है जी, तभी हमें अच्छी तरह समझ आएगा ना वन मार्केट कौन सी है। हम बात करते हैं इसमें, जैसे वन मार्केट किसकी आ गई? कमोडिटी मार्केट की, कमोडिटी मार्केट। और ये आ गया अदर मार्केट्स कौन सी है, जैसे कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। ठीक है जी, तो ये एक तरह का क्या हुआ? पार्शियल इक्विलिब्रियम, कि इसमें आ गया है इक्विलिब्रियम पर इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है। अंडरस्टूड? तो अब हम आगे बात करेंगे जनरल इक्विलिब्रियम। अब हम किसकी बात करेंगे? जनरल
इक्विलिब्रियम की। तो जनरल इक्विलिब्रियम क्या कहता है गाइस? जनरल इक्विलिब्रियम कहता है पॉइंट ऑफ व्यू कि जब दोनों में साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सो व्हेन देयर इज simultaneously equilibrium in all markets। ठीक है जी। जब ये फॉर एग्जाम्पल फिर वही बात आ गई, कमोडिटी मार्केट as well as कैपिटल एंड मनी मार्केट। तो जब दोनों में सारी मार्केट्स में एक साथ इक्विलिब्रियम आएगा तो उसमें हम क्या कहते हैं? उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो जनरल इक्विलिब्रियम है। तो गाइस इसको जरा नोट करिए। ठीक है जी, समझ लग गया? तो गाइस इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। ये फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है सेशन 2023-24 की। आप इसमें से कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का यूज किया मैंने। विशिंग यू गुड लक। और इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।